हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। और आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं आपके सेल्स के स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड क्या क्या काम होते हैं सेल्स के। मींस जो यहाँ पर कोशिका है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, तो इसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पर इस लाइव क्लास में आपको मिलने वाले हैं पूरे 65 वन लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर पूरे के पूरे मैं 65 वन लाइनर क्वेश्चन आपको सेल के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड करवाने वाला हूं। सीरीज नंबर रहेगी आज की 320 और इस सीरीज में हम आपको करवाएंगे आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं अभी सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वन लाइनर। तो पहले क्वेश्चन में है कि जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो हमारा पूरा जीवन है, जो हमारा लाइफ साइकिल है, इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन सेल्स। जी हाँ, हमारे पूरा जो सिस्टम है वो छोटी छोटी अलग अलग टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मानव शरीर में पावर हाउस विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इट्स अ पार्ट ऑफ एंड यू कैन से इट्स अ सिस्टम और इट्स ए ऑर्गन ऑफ सेल। जी हाँ, एक सेल का छोटा सा ऑर्गन कह सकते हैं, एक ऐसा पार्ट कह सकते हैं जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। जी हाँ, आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जो ऊर्जा होती है उसका उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हाँ, सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है या फिर आप इसको शरीर का विद्युत ग्रह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो कोशिका की खोज है सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं। जी हाँ, एक छोटा सा आपका ड्रॉप जो ब्लड का होता है उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर है कि 5 मिलियन। जी हाँ, 5 मिलियंस के करीब आपके उस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में होते हैं 5 मिलियन सेल्स। और इन सेल्स के अंदर आपके आते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सेल्स हैं आपके ब्लड के अंदर, ये लगभग 5 मिलियंस हो जाते हैं एक बूंद के अंदर। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो उसका स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी चीज से बना होता है। तो जो सेल्स का निर्माण होता है, तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जब हम न्यूट्रिशन का पार्ट करते हैं, जब हमारे के जो पोषक तत्व हैं, जो हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, उनके अंदर एक टाइप है आपका क्या पोषक तत्व का, ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन का काम होता है नए सेल्स का प्रोडक्शन करना, रिपेयरिंग करना टिश्यूज की। मसल्स का यहाँ पर आप रिपेयरिंग का काम कह सकते हैं, मसल्स को बिल्डअप करने का काम है, ये प्रोटीन का रहता है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि आपकी जो कोशिका है उसका एक पार्ट है इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटीन। और प्रोटीन को काम करने के लिए किसकी जरूरत रहेगी, वाटर की। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी सेल्स है उसके अंदर जो निर्माण का कार्य है वो जल और आपका प्रोटीन, इन दोनों से होगा। और इसके साथ में इसके अंदर एक होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, न्यूक्लिक एसिड जरूरी है किसी भी आपके सेल्स के स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब एक सेल है वो काम करेगा तो उसके लिए प्रोटीन, वाटर और जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी ज़रूरत रहेगी। और जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमारी सेल्स के अंदर स्टोर होती है, क्योंकि सेल्स में आपका डीएनए, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक जितनी भी आपकी मेरिट्स, डीमेरिट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम है वो सेल्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के ढांचे व कार्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एक तरह से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ लीजिएगा कि जो आप स्टडी करते हैं कोशिका की, सेल्स की, तो उस
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप किस नाम से जानते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आप कोशिका की स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं, वो कौन सी साइंस की ब्रांच है, तो उसका नाम है साइटोलॉजी। दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के हम अंदर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में नाभिकीय न्यूक्लियस से बाहर के भाग को क्या कहा जाता है। देखिए, एक कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर एक तो होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ में जो देखिए जो सेंटर पॉइंट है वो न्यूक्लियस रहेगा, सेंटर पॉइंट में आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपकी ये कह सकते हैं कि जो सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी बॉडी की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी के सारी स्टोर रहती है। इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, राइबोसोम्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सेल्स के पार्ट रहते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नाभिकीय मीन्स जो न्यूक्लियस है उसके बाहर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है साइटोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और कोशिका के अंदर नाभिकीय के बाहर जो द्रव्य होता है उसको क्या कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल सिंपल मैं आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो सेल्स होता है ना, तो सेल्स किस से भरा रहता है, आप इसको ऐसे समझिए। कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में आपका एक ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड रहता है, फ्लूइड रहता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उस द्रव्य पदार्थ को या फिर उस ये कह सकते हैं जो फ्लूइड है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी आपके छोटे छोटे जो आपके इसके अंदर सेल्स के पार्ट रहते हैं वो आपके काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की झिल्ली किस से बनी होती है। तो जो कोशिकाएं हैं हमारी और उसकी जो झिल्ली बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज के साथ में यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो सेल्स की ये मेम्ब्रेन बनी होती है जिससे एक सेल दूसरे सेल से अलग होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसी के अंदर आपका जो भी न्यूट्रिशंस है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई आपकी जानी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए जितने भी आपकी न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, तो वो सप्लाई इस झिल्ली में से ही क्रॉस करके जाती है। ठीक है, तो ये झिल्ली एक तरह से कह सकते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं जो सेल्स को जरूरत है उनको आने देती है और जो सेल से बाहर भेजने उनको जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके ये बने होते हैं आपके डीएनए के। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए, और डीएनए ही आपकी जो जानकारी है उसको इकट्ठा करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं वो सारी की सारी आपकी मेरिट्स डीमेरिट्स वो आपकी डीएनए में स्टोर होती है। और डीएनए से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो आनुवंशिकी है या फिर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, या फिर आपने देखा होगा कि जो डीएनए टेस्ट किया जाता है उस डीएनए टेस्ट में ये भी पता लगाया जाता है कि जो ये एक प्रोडक्शन है या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक पीढ़ी है, एक जनरेशन है, उसका दूसरी जनरेशन से क्या संबंध है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपके इसमें आप ऐसे भी इसको समझ लीजिए कि जो डीएनए है, डीएनए के जो हेलिक्स बनते हैं वो डबल हेलिक्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो वो डबल हेलिक्स के बने होते हैं। लेकिन जो आरएनए होते हैं या फिर ये कैसी कहिएगा कि जो आपके वायरस वगैरह है उनके अंदर जो आपके हेलिक्स पाए जाते हैं वो सिंगल हेलिक्स रहते हैं। ठीक है, एज लाइक आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे जो कोविड-19 का आपका वायरस है। ठीक है, तो जो कोविड-19 का वायरस है वो आरएनए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो भाई अगर आप सिंगल क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 46 हो जाएंगे, और अगर आप पेयर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 23 हो जाएंगे। और इन 23 पेयर्स में से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो 22 होते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए होते हैं, और जो एक आपका यहाँ पर इसमें से जो एक जोड़ा होता है वो ये डिसाइड करता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि इनमें से जो एक जोड़ा है वो आपकी जो नई जनरेशन आने वाली है, जिस बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये लिंग निर्धारण का काम एक जोड़े का होता है, बाकी आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जीन्स संवहन कब होता है।
जीन्स संवहन कब होगा? जब ये गर्भाधान के अंदर होगा। गर्भाधान का मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके जो जीन्स है वो आपके ट्रांसफर और जो काम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है जीन्स कैसे कार्य करते हैं? तो जीन्स जितने भी हैं ये आपके पेयर में काम करते हैं, सिंगल काम नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो ये पेयर में काम करते हैं। स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो जो स्त्री की जनन कोशिका होती है इसको जाना जाता है यहाँ पर अंडाणु। जी हाँ, अंडाणु जो है यहाँ पर फीमेल के अंदर होता है और पुरुष के जो अंदर होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर स्पर्म, या फिर उसको शुक्राणु कहा जाता है। हिंदी में शुक्राणु कहेंगे और वैसे इसको स्पर्म कहेंगे। तो यहाँ पर जब स्त्री की जनन कोशिका पुरुष की जनन कोशिका से मेल खाएगी तो यहाँ पर जी हाँ अंडाणु का निषेचन इसको कहा जाता है, या फिर ये कहिएगा कि जो प्रेगनेंसी है, फर्टिलिटी है, वो आपकी प्रोसेस में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जी हाँ, यहाँ पर जो पुरुष और स्त्री की संयुक्त कोशिकाएं होती हैं उनको यहाँ पर नाम दिया गया है गैमेट्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको क्या कहा गया है? गैमेट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, एक छोटी सी हर बार रिक्वेस्ट रहती है कि भाई शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, उसको शेयर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो पुरुष शुक्राणु के अंदर जो लिंग निर्धारण करने का काम करते हैं, मीन्स यहाँ पर जो सेक्स होगा वो मेल है या फिर फीमेल है, ये जो निर्धारण करने का काम है इसमें जो पुरुष के स्पर्म होते हैं उसके अंदर जो एक गुणसूत्र होता है, जो एक जोड़ा, जैसे मैंने बताया था कि 23 जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा है, एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर आपके ये लिंग निर्धारण करने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो पुरुष का जो स्पर्म या फिर ये कहिएगा कि जिसके अंदर आपका गुणसूत्र है, इसके अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा पेयर है जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा। जो स्त्री के अंदर लिंग संबंधी गुणसूत्र की हम बात कर रहे हैं तो वो है आपका एक्स एक्स। जी हाँ, और ये याद रखिएगा कि जब पुरुष का यहाँ पर वाई, जो पुरुष का वाई आपका क्रोमोसोम है, जब एक्स क्रोमोसोम्स में मिलेगा तो यहाँ पर लड़का पैदा होगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम्स से मिलेगा तो ये होगा यहाँ पर लड़की। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पुरुषों की अंदर जो क्रोमोसोम्स पाया जाता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का क्या अर्थ है? तो न्यूक्लियस केंद्र बिंदु जो आपका सेंटर है सेल का, ये है आपका कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। जी हाँ, जो न्यूक्लियस है वही आपके सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी फंक्शनिंग होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस वो आपका एक ऐसा सेंटर है जहां पर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा होती रहती है सेल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि केंद्र बिंदु मीन्स जो न्यूक्लियस है आपका, इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर 1831 में इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो ये है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और अगर हमारे शरीर से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो वो है आपकी तंत्रिका तंत्र। जी हाँ, जो तंत्रिका तंत्र के अंदर आपके जो 9 सेल्स पाए जाते हैं, 9 सेल्स सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। और जी हाँ, जहाँ तक मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में था तो हमारे जो साइंस के टीचर थे वो हमें मेंडल का जो बीन प्रिंसिपल है वो ज़रूर पढ़ाते थे, और उसमें वो बताते थे कि मेंडल एक साइंटिस्ट था, उसने छोटी मटर के दाने लिए, बड़ी मटर के दाने लिए, ठीक है, फिर उनको उगाया। ठीक है, जब उनकी ग्रोथ हुई तो उसमें जो छोटी मटर के दाने थे, ठीक है, वो बड़ी मटर के दानों से उनको ढक लिया गया। मीन्स जो बड़ी वहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो स्पीसीज थी, वो जो प्रजाति थी उस मटर की, उसने छोटी मटर के जो दाने थे उसकी स्पीसीज को दबा दिया। तो कुछ इस तरह का हमें पढ़ाया जाता था, और अगर आपको याद है तो आपने जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास में, और अगर पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम्स का अर्थ क्या होता है? तो राइबोसोम्स का अर्थ है कि जो प्रोटीन का संश्लेषण, यहाँ पर एक और कहा जा सकता है कि जो राइबोसोम्स है उसको
किसकी फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन के संश्लेषण करने की फैक्ट्री है, या फिर ये कहिएगा कि जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण या फिर उसका अब्जॉर्प्शन करने का जो काम है वो होता है आपका राइबोसोम्स का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि आत्महत्या की जो कोशिका है आपकी सेल्स की सुसाइडल बैग, जी हाँ, सेल्स का सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है सेल्स की? तो ये होता है आपका क्या, लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स है वो एक सुसाइड आपका कह सकते हैं कि एक आपका जैसे आत्मघाती हम बोलते हैं ना कि वो आत्मघाती हमला है, ठीक है, वो अपने आप को सुसाइड अपने आप को मतलब खत्म कर लेता है। तो ठीक है, ऐसे ही जो सुसाइडल बैग का काम करता है ये है आपका लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में कौन सेल्स का क्या कार्य होता है? जी हाँ, आंखों के अंदर होते हैं आपके कौन सेल्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया कि कौन सेल्स कहां पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आंखों में पाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो कौन सेल्स हैं, आप जितने भी कलर्स देखते हैं तो ये क्या करता है, रंगों का क्लासिफिकेशन करने के काम आता है। जहाँ जो कौन सेल्स है वो आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करने में आपको हेल्प करता है। ये बोल रहा है कि रोड सेल क्या होता है? तो रोड सेल्स है ये हमें बताते हैं जो रोशनी होती है उस रोशनी के बारे में। जी हाँ, रोशनी कितनी है, रोशनी कैसे कंट्रोल करना है, तो ये काम होता है आपका रोड सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो सेल्स हैं, जब आपका सेल दो भागों में बटेगा, एक नए सेल्स का जो निर्माण होगा, इसको कहा जाएगा माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भाई यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये है आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव रस, आप उसको जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य या जीव रस में किसका मिश्रण होता है? तो भाई याद रखिएगा यहाँ पर दो चीजों का मिश्रण है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सेल्स के अंदर पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर दो चीजें मेन रहेगी। ठीक है, तो एक है आपका पानी मीन्स वाटर, और एक है आपका प्रोटीन। और प्रोटीन और पानी का जो रेशियो है वो यहाँ पर रहेगा आपका 3:1। ठीक है, 3:1 का जो रेशियो है वो आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर रहता है। नेक्स्ट है, माइटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है? जो काइक सेल्स हैं आपकी वो कितने प्रकार की है? ठीक है, माइटोसिस कितने प्रकार की हैं? तो ये आपकी 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक माफ कीजिएगा, कफिंग आ गई थी। शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो शारीरिक क्रिया विज्ञान है ये होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जो भी हमारे शरीर के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं वो जो काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है, उनकी जो फंक्शनिंग होती है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को कहा जाता है फिजियोलॉजी। समझ गए कि जो आपके जितने भी ऑर्गन्स है वो आपस में मिलके काम करते हैं। जैसे लंग्स है, लंग्स आपका ऑक्सीजन लेने का काम करेगा। जो आपका हार्ट है वो ऑक्सीजन को लंग्स में से लेकर और फिर आपका आगे भेजने का काम करता है। प्यूरिफिकेशन का काम किडनी करती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर से बाहर भेजने का काम करता है। तो ये जितने भी आपके बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स है वो जो काम करते हैं उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी। मीन्स उसकी जो आप स्टडी करते हैं उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है आपके फील्ड से ही रिलेटेड, ये है आपका शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है? तो ये होती है आपकी एनाटॉमी। एनाटॉमी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो चाहे आपके सेंसरी ऑर्गन है या फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका स्पाइनल सिस्टम है, आपका ब्रेन सिस्टम है, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स हैं, जब आप इनकी संरचना, जी हाँ, ये कैसे बने हैं, जैसे हम किसी खिलौने को, किसी गाड़ी को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इसके कल पुर्जे हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो ठीक वैसे ही जब हम अपनी बॉडी को जब खोल कर मीन्स उसकी चीर फाड़ करके जो स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है एनाटॉमी, कि उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, और उस बनावट के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है?
तो जो हीमोग्लोबिन है अब वो है आपके ब्लड का पार्ट। अब ब्लड के अंदर भी आपका हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा, ये है आपके लाल रक्त कणिकाएं, मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है वो उत्तरदायी रहता है, या फिर इसको कहिएगा कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी बनती है हीमोग्लोबिन की कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बनाए रखे। और हीमोग्लोबिन जितना अच्छा होगा उतना ही यह बॉडी आपकी अच्छे से जो ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्प्शन है वो कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं, फिर उनके भी आगे पार्ट्स बन जाएंगे, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स के साथ फिर आपका होता है वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स के भी अंदर भी फिर अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि आपका न्यूट्रोफिल्स है और भी आपकी जो सेल्स हैं वो रहती हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो निर्धारित होगी। और एक हो जाता है फिर आपका इसमें आपका थ्रोम्बोसिन जिसको आप कहते हैं, या फिर आप उसको कहिएगा प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आपके रक्त का थक्का जमाने के लिए, और दूसरा जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शनिंग होती है उसको स्मूथनिंग देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? तो जो हीमोग्लोबिन है देखिए वो मेनली आपका एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या रहेगा, एक तरह से आप उसको प्रोटीन कह सकते हैं, या फिर ये कहिएगा कि जो इसके अंदर आपका हीमो और जो ग्लोबिन वर्ड है, तो ग्लोबिन को आप प्रोटीन कहिएगा और जो हीमो है ये है आपका आयरन। तो प्रोटीन और आयरन का जो मिक्सचर है वो है आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? जी हाँ, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला एक अहम तत्व आपके ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इनको प्रोथ्रोम्बिन या फिर आप इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लगभग 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं और शरीर के अंदर काम करती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो आपकी अस्थि मज्जा के अंदर होता है, मींस बोन मैरो। जी हाँ, आपकी जो बोन है, आपकी जो हड्डियां हैं उनके अंदर एक आपका हार्ड पार्ट होता है और एक होता है आपका जहाँ पे जॉइंट जुड़ता है, और ठीक उस जॉइंट्स के पास आपकी होती है बोन मैरो, जो आपके ब्लड का निर्माण करती हैं, आरबीसी का निर्माण करती हैं। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी लाल कोशिकाएं होती हैं? जी हाँ, 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड, इसके अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स है, उसकी कितनी अमाउंट होती है? तो लगभग आपकी 5 मिलियन, जी हाँ 50 लाख के करीब आपकी 1 क्यूबिक मिलीलीटर के अंदर आपकी 50 लाख आपकी कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो भाई देखिए, कहीं पे आपको 2 से 3 दिन, कहीं पे आपको 2 से 4 दिन, एक सप्ताह, ठीक है, कहीं पे आपको 6 से 12 दिन लिखा मिलेगा। तो एक तरह से आप ये समझिए कि दोस्तों जो ये आपकी आपकी वाइट ब्लड सेल्स है, ये 3 से लेके 15 दिन के अंदर जीवित रहती है और 3 से 15 दिन के अंदर इनका जो जीवन काल है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है? तो भाई यहाँ पर आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी के अंदर जो रोगों से लड़ने की एक इम्यूनिटी पावर है, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो ये हैं आपकी 6 से लेकर 10,000। तो भाई एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो 1 क्यूबिक मिलीलीटर आपका ब्लड है उसके अंदर 50 लाख आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इन रेड ब्लड सेल्स के 5 लाख जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है, इनके पीछे आपकी 6 से लेके 10,000 के करीब है वो वाइट ब्लड सेल्स है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो प्लेटलेट्स हैं ये आपके 10 दिन या फिर 12 दिन, ठीक है, 10 से 12 दिन का इनका जीवन काल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी है? जी हाँ, पीएच वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी 7.35 से लेके 7.45 तक रहती है। तो भाई आप इसको सीधा सा एक ही भाषा में आप इसको समझ लीजिए कि 7.4, जी हाँ 7.4 आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे जो ब्लड की पीएच वैल्यू वो है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? जी हाँ, जब भी आपको चोट लगती है, आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद में, जी हाँ अप्रोक्सीमेट टाइम आपको मैं बता रहा हूँ कि लगभग 6 मिनट के अंदर, जी हाँ 6 मिनट के अंदर अंदर जो घाव होता है उससे ब्लीडिंग आना बंद हो जाती है। तो ये जो काम है आपके रक्त का थक्का जमाने का, जब भी आपको चोट लगती है तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का, कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड से जो रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट ब्लड सेल्स को ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जहाँ जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर होता है ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ये भी एक सेल्स का टाइप है। तो ये कितने प्रकार आपका कितना परसेंट रहता है? तो ये है आपका 75%, कितना 75%। और प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितना पाया जाता है, या फिर ये कहिएगा कि जो प्लाज्मा होता है, चलिए प्लाज्मा जो है वो कितने परसेंट है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले है कि जो प्लाज्मा के अंदर कितने प्रतिशत पानी, जी हाँ पानी की अमाउंट कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी जनरली पूछा जाएगा। तो ये आपका 90 से लेके 92%, जी हाँ 90 से लेके जो 92% भाग है ये आपका पानी का रहता है। और जो प्लाज्मा के अंदर आपके जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट के अंदर आ जाते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, प्लस में आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो जो इनकी मात्रा वो 8 से 10% रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये होता है आपका न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? जहां आपका यहाँ पर देखिए बात कर रहा है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और हैवी एक्सरसाइज हो रही है, हैवी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं। देखिए मैं अभी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक्सरसाइजेज लिखा हुआ। अदरवाइज आप कोई भी हार्डवर्क कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी मसल्स की एनर्जी यूज हो रही है, तो ये बोल रहा है कि उस टाइम पर जो रक्त का प्रवाह है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, किस जगह पे आपका ज़्यादा रहेगा। तो ये रहता है आपका स्केलेटन मसल्स की ओर। अब स्केलेटन मसल्स कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी ऐच्छिक मांसपेशियां, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स। और वॉलेंट्री मसल्स जितनी भी होती हैं वो आपकी हड्डियों पर अटैच रहती हैं। जी हाँ, तो हड्डियों से जुड़ी हुई जितने भी मांसपेशियां उनको कहा जाता है स्केलेटन मसल्स, या फिर आप उसको कहिएगा यहाँ पर वॉलेंट्री मसल। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी मसल्स, आपकी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स है? तो आपकी बॉडी के अंदर जो एग्जैक्ट है ये 639 मसल्स पाए जाते हैं, 639 मांसपेशियां हैं, जिनमें से आपकी लगभग 450 के करीब, जी हाँ लगभग 450 के करीब जो आपकी मांसपेशियां हैं वो आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? भाई एक ये देखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनके अंदर जो आपको बातें मिल रही है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 70% है, ठीक है। मानव शरीर की जो पानी की मात्रा है वो है 70%। तो कहीं पे आपको भाई 60 से 70 भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। तो आप 60 से 70 पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको 70 से 80 पे मिल रहे हैं तो उस पर क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट होती है वो 60 से 70% के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है? देखिए जब भी आपकी बॉडी के अंदर मोटापा आएगा, ओबेसिटी आएगी, तो उस ओबेसिटी को हम कहते हैं कि फैट परसेंटेज कितना है। तो आपकी बॉडी के अंदर होता क्या है, एक है आपका एडिपोज टिश्यूज, और उस एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो भी आपने कैलोरीज ली है, जो भी आपने यहाँ पर ऊर्जा ली है, वो ऊर्जा आप पचा नहीं पाते, आप उस ऊर्जा को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कैलोरीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो वो कैलोरीज आपके एडिपोज टिश्यूज में आपकी डिपॉजिट हो जाएगी। और जब एडिपोज टिश्यूज में आपकी जो कैलोरीज डिपॉजिट होती है वो फैट के रूप में होती है। किसके रूप में? फैट के रूप में, वसा के रूप में जमा हो जाएगी। तो उसको चेक करने के लिए एक यंत्र होता है, ये है आपका स्किन फोल्ड कैलिपर। ठीक है, तो स्किन फोल्ड कैलिपर करता क्या है मेनली? स्किन फोल्ड कैलिपर आपकी मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर कितना फैट परसेंटेज है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के जहाँ से ये फैट परसेंटेज काउंट किया जाता है। जैसे
कि आपका जो ट्राइसेप्स है, ठीक है, आपका चेस्ट है, आपका हिप रीजन है, आपका ट्रंक रीजन है, तो यहाँ से आपका फैट परसेंटेज लिया जाता है और उसको फिर फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व किया जाता है कि आपकी बॉडी में कितना परसेंटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? जो भी आप यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो खेलकूद आप करते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स करते हैं और उसमें जो शक्ति का प्रयोग करते हैं, उस पर कौन सा यहाँ पर सिद्धांत लागू हो रहा है? तो इस पे होता है आपका मसल्स का प्रिंसिपल, जहाँ मांसपेशी का जो सिद्धांत है वो लागू होगा, क्योंकि जो भी आप खेलकूद करते हैं उसमें आपकी मांसपेशियाँ यूज होती है और उस मांसपेशियों से जो आप एनर्जी है उसको यूज करते हैं। और जो मांसपेशी के जो आपके मसल्स फाइबर हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो एनर्जी का आपके पास में इंस्टेंट जो सोर्स है वो है आपका एटीपी, और एटीपी जो आपको मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, और जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन है वो ग्लाइकोजन से मिलती है, और ग्लाइकोजन आप कह सकते हैं इट्स चेंज फॉर्म ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, जो पैर होते हैं, कमर होते हैं, ठीक है, या फिर ये कहिएगा कि जहाँ पर हम शक्ति मापने की बात कर रहे हैं, ताकत मापने की काम का बात कर रहे हैं, तो जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, फोर्स है, ठीक है, ताकत है, उसको आप किससे करते हैं? डायनमोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है? तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 98.4 फारेनहाइट। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर आप 98.4 फारेनहाइट से इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है आपका 36.88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 36.88 डिग्री सेल्सियस आपका बन रहा है 98.4 से। ठीक है, और अगर आप इसको देखिए कैलकुलेटर से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पर जो 98.6 फारेनहाइट ले लेंगे तो ये आपका जो एग्जैक्ट जो डिग्री सेल्सियस बनता है ये बनेगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर 98.6 आपको लिखा मिल जाए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरोजिला किसके निर्माणक हैं? जी हाँ, कहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, न्यूरोजिला है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपके स्नायु तंत्र से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? जी हाँ, आपके पूरे शरीर को कवर करके रखती है, ये होती है आपकी एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं ये आपके पूरे के पूरे शरीर को ढकने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स का कितना प्रतिशत रहता है? लिम्फोसाइट्स कितने परसेंट रहते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में? तो व्हाइट ब्लड सेल्स के मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, आपका यहाँ पर न्यूट्रोलाइट्स है, तो ये आपके WBCs के टाइप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स है ये आपके लगभग 30% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का क्या काम है? तो ये बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं मीन्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी सबसे बड़ी कौन सी यहाँ पर कणिका होगी? मीन्स यहाँ पर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसका कौन सा टाइप सबसे बड़ा होता है? तो यहाँ पर ये साइज के आकार की अगर हम बात करें तो जो मोनोसाइट्स होती है आपकी WBCs मोनोसाइट, ठीक है, तो ये आपकी लार्जेस्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है ये आपके कोशिका दरों में होती है। कोशिका दरों को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? तो हड्डियों के अंदर जो आपकी सेल्स पाए जाते हैं इनको कहा जाता है ओस्टियोसाइसिस। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स इसको कहा जाएगा। ठीक है, और ओस्टियोलॉजी आपको नाम भी याद आ गया होगा। ठीक है, ओस्टियोलॉजी में किसकी हम स्टडी करते हैं? हम करते हैं हमारी हड्डियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो वैसे आपके सेल्स में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है तंत्रिका तंत्र, तो भाई आप इसको सेल से कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेल्स का ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की लंबाई नापने की इकाई को क्या कहते हैं? जो मांसपेशियों की लेंथ है मापी जाती है उसको कहते हैं माइक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियम कोशिका मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? तो एपिथेलियम टिश्यूज आपका कह सकते हैं एपिथेलियल जो कोशिकाएं हैं ये आपकी ग्रास नली के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? संयोजक का मतलब है जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो हड्डियों के अंदर है, आपकी लिगामेंट्स है, आपके टेंडेंट्स हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड हाउ यू फील एंड हाउ वुड यू गिव द मार्क्स टू give to marks us. You can also you can share, subscribe, like to us. ठीक है, तो कैसी लगी वीडियोस मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही सीरीज़ देखने के लिए आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम इन्फॉर्मेटिव जो आपकी वीडियोस है, जो आपकी पोस्ट है, वो समय समय पर देते रहते हैं। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।